साथियों, आप सभी का पुनः एक बार लर्निंग अड्डा 21 में हार्दिक स्वागत है। और साथियों, मैं हूं संजय सिंह यादव और आज की इस वीडियो के अंतर्गत आप डिस्कस कर रहे होंगे जो है भारत की प्रमुख जनजातियों को लेकर के। जैसा कि आप जानते हैं, प्रतियोगी परीक्षाएं कोई भी हों, आपका निश्चित रूप से जो है जनजाति यानी भारत की जो प्रमुख जनजातियां हैं इनसे संबंधित आप सबका क्वेश्चन निश्चित रूप से 1 नंबर का बनता ही है। साथियों, इस वीडियो के अंतर्गत आपको बहुत ही यूनिक जानकारी मिलने वाली है। यह जो है जनजाति से संबंधित अपने आप में एक कंप्लीट वीडियो होगी। इस वीडियो के अंतर्गत आप जान रहे होंगे कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जहां पर यह बात जो है अनुसूचित जनजातियों को लेकर के अनुच्छेद बनाया गया है। और साथ ही साथ आपको यह जानकारी मिल रही होगी कि वास्तव में जो है जो अनुसूचित जातियां होती हैं उनका अनुसूचित जो जनजाति है उसका निर्धारण किस आधार पर किया जाता है और भारत में अनुसूचित जातियों को कितने भागों में बांट करके देखा जाता है। और साथ ही साथ आपको जानकारी मिल रही होगी कि कौन से ऐसे राज्य हैं जहां पर जो है एक भी जनजातियां यानी जनजातियां 2011 की जनगणना के आधार पे वहां पे कोई जनजाति नहीं पाई जाती है। और भारत के अंदर वो कौन सी जनजाति है जो प्रथम स्थान पे है यानी जिसकी सर्वाधिक जनसंख्या है। और जो है इस आधार पे आपको यह भी पता चलेगा कौन सी जनजाति है जो दीपावली को जो है शोक के रूप में मनाती है तथा कौन ऐसी जनजाति है जिस जनजाति के अंदर जो है बहुपति विवाह प्रचलित है, कौन ऐसी जनजाति है जो ऋतु प्रवास करती है। और साथ ही साथ में आपको जानकारी यह भी मिल रही होगी कि जो भारत के अंदर अंडमान निकोबार क्षेत्र है वहां पे कौन ऐसी जनजाति पाई जाती है जहां पर कि जो है वहां पे जो है मनुष्य की यानी मानव की गतिविधियों को वहां पे प्रतिबंधित किया गया है। और साथ ही साथ इस वीडियो में बहुत सारी अपने आप में जो है एक यूनिक वीडियो है साथियों और अपने आप में एक कंप्लीट वीडियो है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो में अंत तक बने रहेंगे। और जो है साथियों, यदि आप नए हैं, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए साथियों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो जो भारतीय संविधान की जो अनुसूचित जनजाति है उसे जो है भारतीय संविधान परिभाषित नहीं करता। यानी जो हमारा भारतीय संविधान है वह अनुसूचित जनजाति को परिभाषित नहीं करता, लेकिन संविधान के अनुच्छेद 366(25) के अनुसार अनुसूचित जनजाति उन समुदायों को कहा जाता है जो अनुच्छेद 342 के तहत अधिसूचित हैं। ध्यान में रखना है कि जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 342 है वो अनुसूचित जनजाति को अधिसूचित करता है। यहाँ एक जो है आपका यहाँ पे जो है कौन सी जनजाति आपकी अनुसूचित जनजाति मानी जाएगी, उसके क्या आधार होंगे, ये सारी अधिसूचना जो है अनुच्छेद 342 में निर्दिष्ट की गई है। यानी वही जनजाति जो है अनुसूचित जनजाति मानी जाएगी जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 342 के तहत विनिर्दिष्ट है। और जैसा कि आप जानते हैं कि भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 341 है उसका सीधा सा संबंध जो है अनुसूचित जाति को लेकर के है, यानी वो एससी जाति को लेकर के है और यह जो है एसटी जाति को लेकर के है। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं कि भारत में जो ये जनजातियां होती हैं इनका निर्धारण किस आधार पर किया जाता है। तो भारत के अंदर जो अनुसूचित जनजाति होती है इसका जो निर्धारण होता है वो सांस्कृतिक विशेषीकरण एवं उनके उन जनजाति के या उनके विभिन्न आवासों के आधार पर बनाया जाता है। यानी यूं समझिए कि उनका सांस्कृतिक विशेषीकरण क्या है, यानी खास करके उनका सांस्कृतिक कल्चर एवं दूसरा चीज जो होता है विभिन्न आवास। उनके जो आवास हैं वो ज़्यादातर किस एरिया में किस प्राकृतिक परिवेश में वो निवास करती हैं, यानी आवास को लेकर के एवं सांस्कृतिक विशेषीकरण को लेकर के इनका निर्धारण किया जाता है। अगर भारत में बात करें तो जनजाति क्षेत्र जो हैं वो भारत में 7 जनजाति क्षेत्रों में बांट करके अनुसूचित जनजाति को देखा जाता है। जो पहला क्षेत्र है वो आपका उत्तरी क्षेत्र है, जो दूसरा क्षेत्र है वो आपका पूर्वोत्तर क्षेत्र है, तीसरा जो क्षेत्र है वो पूर्वी क्षेत्र है, चौथा आपका मध्य क्षेत्र हो जाता है। मध्य क्षेत्र में पाए जाने वाली जनजातियां जैसे कि मध्य क्षेत्र में आपका मध्य प्रदेश हो जाएगा, आपका यूपी भी लगभग आ जाएगा और आपका जो है छत्तीसगढ़ है, ये सारा जो है कुछ हिस्सा गुजरात का आएगा,
ये सारी चीज़ें तो बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे। पश्चिमी क्षेत्र आएगा और उसके बाद आपका दक्षिणी क्षेत्र है और उसके बाद द्वीपीय क्षेत्र है, जैसा कि हमने बात किया अंडमान निकोबार की, यहाँ पे पाए जाने वाली जनजातियों की, इसका हम लोग डिस्कस आगे करेंगे। अब देखिए थोड़ा हम लोग देख लेते हैं कि देखिए जनगणना के अनुसार, यानी जो जनगणना 2011 में होती है उसके अनुसार भारत में जो जनजातियां पाई जाती हैं वो कितने प्रतिशत है, तो 8.6%। पूरी आबादी का 8.6% जो हिस्सा है वो जनजातियों का वो हिस्सा है, यानी ये 8.6% भारत में जनजातियां पाई जाती हैं पूरी आबादी का। अब 2011 की जनगणना के आधार पे बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के आधार पर जैसा कि पूछा जाएगा निम्न में से कौन ऐसा राज्य है जहां जनजातियां नहीं पाई जाती हैं, तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि वो कौन से राज्य हैं। वो आपका पंजाब है, हरियाणा है, चंडीगढ़ है, दिल्ली है और पांडिचेरी यानी पुडुचेरी। तो पुडुचेरी हो गया, दिल्ली हो गया, ये 2 केंद्र शासित राज्य हो गए, आपका चंडीगढ़ भी हो गया। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली एवं पुडु क्षेत्र, ये ऐसे राज्य हैं जहां पे जो है जनजातियां नहीं पाई जाती हैं। अब इन्हीं में से क्वेश्चन आपका बनेगा। आगे है कि गौड़ जनजाति, ध्यान देना है पहले 2011 की जनगणना के आधार पे। 2011 में जब जनगणना हुई तो भारत का सबसे बड़ा जो जनजाति समूह था वो आपका भील जनजाति थी, यानी भारत में जो सर्वाधिक जनजाति पाई जाती है जिसकी आबादी बहुत ज़्यादा है वो याद रखना है भील, यानी भगवान राम ने यानी भीलनी के घर जो है क्या मतलब भीलनी के घर गए थे आपके, तो इस तरीके से भी माइंड में रहेगा आपके कि जो है भील जनजाति, ठीक है, जहाँ पे सबरी जो है यानी वहाँ पे ध्यान देना है आपको। खैर छोड़िए, आपको भील जनजाति दिमाग में रखना है कि भारत में सर्वाधिक जो है भील जनजाति आपकी पाई जाती है। उसके बाद दूसरे नंबर पे जो है वो दूसरा नंबर पे गौड़ जनजाति है, यानी गौड़ जनजाति, फिर तीसरा नंबर संथाल का आता है और चौथा नंबर नैकदा का आता है। तो ये याद में रखना है, लेकिन पहला पता रहे भाई आपकी भील जनजाति। अब चलिए हम लोग अलग अलग करके देखते हैं पूरा कि देखिए जो थारू जनजाति, ये बहुत ज़्यादा यहाँ से क्वेश्चन बनता है और हमेशा बनता है। देखिए जो थारू जनजाति है ना, ये उत्तराखंड के नैनीताल से उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के तराई क्षेत्र में पाई जाती है, यानी यूं कहा जाए यह तराई क्षेत्र में पाए जाने वाली जो है जनजाति कौन, थारू। यह जो है उत्तराखंड के नैनीताल से लेकर के सीधा गोरखपुर का जो तराई क्षेत्र है वहां पे ये जनजाति पाई जाती है। यह जो है हिंदू धर्म को ये मानती है और इसकी जो बहुत बड़ी खासियत है कि थारू जो जनजाति होती है यह दीपावली के त्यौहार को शोक के रूप में मनाती है। ये आपको अच्छे से ध्यान में रखना है, यही बार बार पूछता है कौन सी जनजाति दीपावली को शोक के रूप में मनाती है, वो थारू जनजाति। और यहाँ पे ध्यान में रखना है थारू जो जनजाति है वो किरात वंश से संबंध रखती है और थारू जनजाति उत्तराखंड की सबसे बड़ी जनजाति है, यानी ये आ जाए कि उत्तराखंड राज्य की सबसे बड़ी जनजाति कौन है, तो वही थारू जनजाति है जो दीपावली को शोक के रूप में मनाती है। ठीक है, आगे हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे थारू जनजाति के बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग भोटिया जनजाति। देखिए जो भोटिया जनजाति है यह भी उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्र, यानी जो उत्तराखंड का आपका जो पहाड़ी क्षेत्र है और उत्तर प्रदेश का तराई क्षेत्र, यानी उत्तराखंड का पहाड़ी क्षेत्र और उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में यह भी निवास करती है। भोटिया जो है मंगोल प्रजाति से संबंध रखती है। और ध्यान में रखना है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यह पूछा जाता है, पहली बात तो दीपावली को शोक के रूप में मनाया जाना आपकी थारू है। और यह जो भोटिया जनजाति है यह ऋतु प्रवास करती है, यानी जैसे जैसे मौसम बदलता है उसके हिसाब से यह जनजाति जो है अपना स्थान बदलती रहती है। तो भोटिया जनजाति ऋतु प्रवास करती है। कौन सी जनजाति ऋतु प्रवास करने का काम करती है, तो वो भोटिया पतर है और उसका निवास स्थान। आगे हम लोग देखते हैं जौनसारी, यह उत्तराखंड में अस्थायी रूप से निवास करने वाली कृषक जनजाति है। यह भी उत्तराखंड की ही जनजाति है, लेकिन इनमें बहुपति विवाह के लिए यह काफ़ी चर्चित है, यानी बहुपति विवाह के लिए यह जो जौनसारी जनजाति है जो उत्तराखंड में पाई जाती है, यह जौनसारी जनजाति बहुपति विवाह के लिए यानी एक से अधिक पति के साथ विवाह करने को लेकर के चर्चित है। अब अगली जनजाति की बात करते हैं हम लोग बुक्सा। यह उत्तराखंड के नैनीताल, पौड़ी गढ़वाल,
के जिलों में मुख्य रूप से पाई जाती है। यानी खास करके देखा जाए तो यह जनजाति भी आपकी बुक्सा जो जनजाति है, यह भी उत्तराखंड की ही जनजाति है। अभी आपने देखा थारू जनजाति जो उत्तराखंड की सबसे बड़ी जनजाति थी, तो ठीक है, लेकिन यह जनजाति क्यों चर्चा में है, बुक्सा जनजाति? तो यह जनजाति अनुलोम व प्रतिलोम विवाह को लेकर के चर्चित है और बुक्सा जनजाति राजपूत वंश से संबंध रखती है। कहने का आशय यह है कि अनुलोम एवं प्रतिलोम विवाह के लिए जो चर्चित जनजाति है वो कौन है, बुक्सा। तो यहाँ पर आप देख पाए होंगे ये जो चारों हैं, चाहे आपका जौनसारी हो, चाहे आपका भोटिया हो ऋतु प्रवास को लेके, चाहे आपका थारू हो, ये चारों काफी महत्वपूर्ण है। और आप देख पा रहे हैं क्यों महत्वपूर्ण है, ये अपने सांस्कृतिक कल्चर की वजह से महत्वपूर्ण है। आगे हम लोग बात करते हैं राजी जनजाति। यह जनजाति उत्तराखंड में पाई जाती है, यह भी उत्तराखंड से संबंध रखती है। स्थानीय रूप से इन्हें बरनौत भी कहा जाता है, ये हिंदू धर्म को मानती हैं और इन जनजातियों में कृषि की झूमिंग प्रथा बहुचर्चित है। यानी झूमिंग कृषि जैसा कि आप जानते हैं, जिसे शिफ्टिंग कल्टीवेटर कहते हैं, यानी जंगलों की कटाई करके भूमि को कृषि योग्य बनाया जाता है और कृषि योग्य भूमि बना करके खेती की जाती है। जब उसकी उर्वरा शक्ति समाप्त हो जाती है तो पुनः यही जो स्थानांतरित खेती है वहां से हट करके दूसरे जगह यही प्रक्रिया अपनाई जाती है। तो इस प्रकार की खेती को हम लोग जो है झूमिंग खेती कहते हैं। हालांकि झूमिंग कृषि के ऊपर मैंने बहुत यूनिक वीडियो बना रखा है, आप जाके देख सकते हैं। तो राजी के बारे में पता चला। अब चलिए हम लोग खरवार की बात करते हैं। खरवार जनजाति देखिए खास करके उत्तर प्रदेश की जनजाति है। यह उत्तर प्रदेश का देवरिया जिला, बलिया जिला, गाजीपुर, वाराणसी, सोनभद्र जिले में पाए जाने वाली ये जनजाति है। यानी उत्तर प्रदेश के इन प्रमुख जिलों में ये पाई जाती है। स्वभाव से यह क्रोधित एवं जो है शारीरिक रूप से जो है यह मजबूत होते हैं। लेकिन यह यूपी की दूसरी बड़ी जनजाति है। देखिए अगर हम उत्तर प्रदेश की जो है पहली बहुत बड़ी जनजाति की हम बात करेंगे तो हम आगे आपको बताएंगे कि यह उत्तर प्रदेश की कौन सी जो जनजाति है। देखिए जो गोंड जनजाति है, देखिए गोंड जनजाति उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जनजाति समूह है। अगर उत्तराखंड की बात करेगा तो उत्तराखंड का आपने देखा कि यहाँ से आपकी बात हुई थी, यह जो है जनजाति थारू जनजाति उत्तराखंड की सबसे बड़ी जनजाति है और उत्तर प्रदेश की जो बहुत बड़ी जनजाति है वो गोंड जनजाति है और दूसरे स्थान पर जो आती है वो आपकी खरवार है। खरवार जनजाति जो है आपको बता दिया गया इन्हीं जिलों में पाई जाती है। अब गद्दी की बात कर लेते हैं। गद्दी जनजाति, यह जनजाति पश्चिमी हिमालय की धौलाधार श्रेणी में जो है हिमाचल प्रदेश, देखिए यह जो है हिमालय की धौलाधार श्रेणी में और हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा, चंबा जिलों में निवास करती है। प्राचीन जनजाति है, स्वयं को गढ़वा राजस्थान के शासकों का वंशज मानती है और गद्दी हो गया, लद्दाखी हो गया, गुज्जर हो गया, बकरवाल हो गया, लाहौली हो गया, धौलाधार हो गया श्रेणी की जनजाति है। यानी इस गद्दी जनजाति के अंतर्गत ये सभी जनजाति, खास करके आपका लद्दाखी, गुज्जर, बकरवाल भी जनजाति है, लाहौली भी जनजाति है और धौलाधार, ये खास करके पश्चिमी हिमालय और जो है आपकी हिमाचल प्रदेश में पाए जाने वाली जनजाति है। अब हम लोग राजस्थान की प्रमुख जनजाति की बात कर लें तो राजस्थान की बहुत प्रमुख जनजातियां जो पूछता है, वहाँ भील जनजाति राजस्थान में पाई जाती है। मीणा, जैसा कि आप जानते हैं कि मीणा जनजाति एक प्रमुख जनजाति राजस्थान की है जो देखा जाए तो काफ़ी रूप से समृद्ध भी है। तो भील जनजाति, मीणा जनजाति और सहरिया हो गया और जो है आपका गरसिया हो गया, यानी सहरिया और जो है आपका गरसिया, ये जो है राजस्थान की इतनी जो है प्रमुख जनजातियां। कभी इनसे संबंधित क्वेश्चन आएगा, मीणा का संबंध किससे है तो राजस्थान से है, और इसमें अगर आ गया सहरिया का संबंध किससे है तो राजस्थान से। अब बात थोड़ा सा कर लेते हैं हम लोग झारखंड की। तो झारखंड की जो प्रमुख जनजाति उसका थोड़ा नाम पता रहे आपको कि जो झारखंड है आपका, जो आप देखेंगे जो बिहार से अलग हुआ है आपका झारखंड, तो वो झारखंड में जो पाए जाने वाली जो जनजाति है वो उरांव है, भूमिज है, खरवार है, बैगा है और खड़िया है। ये यहाँ की प्रमुख जनजाति है। अब हम लोग बात करते हैं उत्तर प्रदेश की जो सबसे बड़ी जनजाति है जिसे गोंड जनजाति के नाम से जाना जाता है। और ध्यान में रखना है ये जो गोंड
जो जनजाति है ना, ये जो है गोंडवाना लैंड भूमि में निवास करने के कारण इनका नाम जो है गोंड पड़ गया, यानी गोंड कहा जाता है। और यह जो जनजाति है बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, इन सभी राज्यों में पाई जाती है। इनका जो प्रमुख व्यवसाय होता है वो आखेट करना, मछली पकड़ना और स्थानांतरित कृषि करना, यानी यह भी स्थानांतरित कृषि यानी शिफ्टिंग कल्टीवेटर को अपनाते हैं। लेकिन इनका जो प्रमुख जो है वो जो है इनका खास जो है वो है पशु की बलि। देखिए पशु बलि जो प्रथा है इस जनजाति की प्रमुख विशेषता है और यह उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ा जनजाति समूह है यूपी का। अब हम लोग बात करते हैं भील जनजाति। जैसा कि आपको बताया गया कि सबसे बड़ी जनजाति जो भारत की है जनगणना 2011 के अनुसार वो आपकी भील जनजाति है। तो यह जनजाति जो है वो भारत के गुजरात राज्य, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, कर्नाटक, त्रिपुरा, राजस्थान में पाए जाने वाली जनजाति है। और भीलों के सांस्कृतिक में यानी भीलों के जो सांस्कृतिक कल्चर में घूमर जो नृत्य है वो जो है सुप्रसिद्ध है, यानी घूमर नृत्य जो है वह आपका भील जनजाति से जुड़ा हुआ है। यानी जो मध्य वाली एरिया है इसमें बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। अगला है संथाल। 2011 की जनगणना के अनुसार पे जो संथाल आपका है, संथाल जो लोग हैं वो बिहार, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, यानी आप देख पा रहे हैं बिहार हो गया, त्रिपुरा हो गया, पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा में निवास करते। इनका मुख्य आहार जो है चावल होता है। आगे बढ़ते हैं मुंडा जनजाति। यह भी झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और आपका उड़ीसा, बिहार राज्यों में निवास करती है। इनका मुख्य जो त्यौहार है वो सरहुल, यह बहुत ज़्यादा पाया जाता है। सरहुल का त्यौहार कौन सा जनजाति मनाती है? तो जो मुंडा जनजाति है, यह काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो मुंडा जनजाति है यह सरहुल का उत्सव मनाती है और यह मार्च अप्रैल महीने में मनाया जाता है और ख़ास करके ये फूलों का त्यौहार है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग कोरबा जनजाति। यह भी काफ़ी चर्चित है। तो ये जो कोरबा जनजाति है मात्र 2 राज्यों में खास करके पाई जाती है। एक आपका झारखंड, जैसे एक जो बिहार से अलग राज्य है झारखंड और दूसरा आपका मध्य प्रदेश से अलग राज्य छत्तीसगढ़। तो झारखंड एवं छत्तीसगढ़ में ये जनजाति पाई जाती है। इनका जो मूल भोजन है वो कंदमूल का फल एवं जानवरों का शिकार करना यानी आखेट करना। और कोरबा जो जनजाति है खास करके यह कृषक होते हैं, खेती करने का काम करते हैं। आगे कोल जनजाति की बात कर लिया जाता है। तो यह कोल जनजाति खास करके बिहार, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ एवं मध्य प्रदेश में पाए जाने वाली यह जनजाति है और इनका भी प्रमुख व्यवसाय आपका कृषि है। अब थोड़ी बात करते हैं खासी जनजाति। देखिए जो नीलगिरी की पहाड़ी है और ये अपने आप को देखिए ये नील जो ध्यान देना है खासी जो जनजाति, देखिए गारो एवं खासी जो पहाड़ियाँ हैं तो वहीं पे पूर्वोत्तर राज्य जैसे आपका मेघालय हो गया, आपका हो गया मेघालय है, असम है और मिजोरम। देखिए मेघालय, असम, मिजोरम इन राज्यों में यह जनजाति पाई जाती है। और खासी जनजाति जो है झूमिंग कृषि के लिए यानी शिफ्टिंग कल्चर के लिए यह चर्चा में है, यानी पूर्वोत्तर भारत में यह जनजाति पाई जाती है, खासी जनजाति। ठीक है, आगे बात करते हैं हम लोग टोडा की। तो जो टोडा जनजाति है यह नीलगिरी की पहाड़ी पर स्थित होते हैं। ये लोग वहीं पे खास करके हैं। ये अपने आप को आर्यों का वंशज कहते हैं। पशु पालन करना इनका मुख्य व्यवसाय है और यहाँ भी बहुपति विवाह आपका चर्चित है। आगे हम लोग बात करते हैं जारवा। यही काफ़ी महत्वपूर्ण भी है जारवा। देखिए भारत की सर्वाधिक जो है आद्य जनजाति यानी भारत की सर्वाधिक जो आद्य जनजाति है वो आपकी जनजाति जारवा है। अब ये जारवा जनजाति कहाँ स्थित है? ये जारवा जनजाति जो क्षेत्र है वो अंडमान निकोबार द्वीप एवं मध्य अंडमान पर ये निवास यानी अंडमान निकोबार एक तरह से देखिए अंडमान निकोबार द्वीप और एक मध्य जो आपका अंडमान है यहाँ पर यानी खास करके अंडमान निकोबार द्वीप यानी यह द्वीपीय क्षेत्र में पाए जाने वाली अंडमान निकोबार द्वीप में पाए जाने वाली प्रमुख जनजाति है जारवा। और ये इसके आवासीय क्षेत्र में मानव गतिविधियाँ निषिद्ध हैं, यानी इनका जो आवासीय क्षेत्र है जहाँ पर ये रहती हैं वहाँ पर जो है मानव गतिविधियाँ निषिद्ध कर दी गई हैं। तो साथियों मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप सभी को जरूर पसंद आया होगा। और ये साथियों जैसा कि आप जानते हैं कि बहुत सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन इसमें हैं। कौन सी जनजाति है जो आपका जो है दीपावली को जो है शोक के रूप में मनाती है?
साथ में आपने देखा यहाँ पर जो है भारत की जो प्रमुख जनजातियाँ कौन कौन सी हैं, तो ये सारे सवाल आपका इस वीडियो के अंतर्गत लिए गए हैं। साथियों, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप सभी को ज़रूर पसंद आया होगा, और यदि ये पसंद आए तो इसे अपने लोगों को भी साथियों शेयर ज़रूर करिएगा। मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएँ। थैंक यू सो मच।